हेलो स्टूडेंट, नवांकुर डिजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 1। अध्याय 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने कक्षा 7 में पढ़ा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हम एक बार और इस अध्याय को समझने से पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थों या यौगिकों का निर्माण नहीं होता या रसायन नहीं बदलता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं भौतिक परिवर्तन, जैसे जल की अवस्था में परिवर्तन होना, लोहे का चुंबकित होना, बर्फ का पिघलना आदि। और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थों या यौगिकों का निर्माण निश्चित ही होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हम फोकस करेंगे रासायनिक परिवर्तन पर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, श्वसन आदि। अब हम अध्ययन करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें अभिकारक क्या हैं, उत्पाद क्या हैं, प्रतीक किन्हें कहते हैं इत्यादि। जैसे कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया में अभिकारक, कारक मीन्स क्या होता है, काम करने वाला। अभिक्रिया में काम करने वाला कहलाता है अभिकारक। देखिए इसमें यह समीकरण है रासायनिक समीकरण। इसमें Zn प्लस H2SO4 ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। इसके बाद हम देखेंगे कि इस एरो के बाद क्या बना है। ये बना है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली है, तो बनने वाला क्या कहलाएगा, उत्पाद। उत्पाद को देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। देखें इस समीकरण में हम अभिकारक क्या था, Zn प्लस H2SO4 और उत्पाद क्या है, ZnSO4। तो हमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त क्या हुआ, ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। हम समझ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। हम जानते हैं, हम गणित के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, दो पक्ष होते हैं LHS और RHS। ऐसे ही विज्ञान में भी LHS साइड और RHS साइड होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे हम, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, Fe प्लस H2O तो बना है हमारा Fe3O4 प्लस 4H2। इसमें Fe और H2O क्या है, अभिकारक, और Fe3O4 और H2 क्या है, उत्पाद। उपरोक्त अभिक्रिया में अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर 3Fe LHS साइड है, इधर भी Fe3 है, 4H2O यहाँ भी 4H2 है और 4O है, तो ये हमारा समीकरण कैसा कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये पूछेंगे कि इस समीकरण को यदि संतुलित ना हो और इसे करना हो तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे। हम निम्न विधि का उपयोग इसको संतुलित करने में करेंगे। अभी संतुलित करने से पहले समीकरण कहलाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इसे निम्न विधि से संतुलित करते हैं।
अभी हम देखें, एक एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4, इस तरफ उत्पाद क्या बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो हम दोनों तरफ यदि परमाणुओं की संख्या देखें तो एक Zn इस तरफ था LHS साइड, इस तरफ भी एक Zn का निर्माण हुआ, SO4 यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, H2 यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। तो ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब देखें इधर एक Fe है LHS साइड और यहाँ पर कितने Fe हैं, 3। इधर एक O है और इस तरफ कितने O हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, और यहाँ पर H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या दोनों तरफ बराबर परमाणुओं की संख्या है, तो हम कहेंगे कि नहीं, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम 7 चरण का उपयोग करेंगे। समझने के लिए देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब हम इस विधि का उपयोग करते हैं तो इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले चरण 1 देखते हैं। सर्वप्रथम हम प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद करते हैं। तो देखिए, हमने ये वाले समीकरण, कंकाली समीकरण को बॉक्स में बंद किया है, Fe आयरन को किया है, H2O जल को किया है, Fe3O4 H2, सबको हमने क्या किया है, बॉक्स में बंद कर लिया है। चरण 2 में देखेंगे हम, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की हम सूची बना लेते हैं। तो इसमें असंतुलित क्या क्या है, सबको हम सूची में बना लेते हैं। देखें, तत्व है Fe, परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। हाइड्रोजन, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 2, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 2। ऑक्सीजन 1, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4। हमने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। अब हम चरण 3 की तरफ चलते हैं। इतना काम होने के बाद देखते हैं कि अब अभिकारक या उत्पाद में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। तो हम देखें, ये हमारे अभिकारक हैं, ये हमारे उत्पाद हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर है 4। ये 4 नंबर क्या है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो हम इसी पे फोकस करेंगे। इस आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो हम ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब इस टेबल में देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन के परमाणु लिखे इस तरफ, अभिकारकों में ऑक्सीजन के परमाणु, उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, प्रारंभ में ऑक्सीजन किधर मिलेगा हमें, H2O में ऑक्सीजन यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में कितने ऑक्सीजन है, 1। इधर ऑक्सीजन उत्पाद में कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। संतुलित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 करना है हमें, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा यहाँ, 4। तो दोनों तरफ बराबर हो गए, अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हो गए। अब परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों को सूत्र को नहीं बदल सकते। हम किसी भी सूत्र को कभी भी नहीं बदल सकते। हम H2O को H2O2 नहीं लिख सकते। H2O जल का सूत्र होता है, इसलिए इसको H2O ही लिखेंगे। सूत्र को हमें नहीं बदलना है। बिना सूत्र को बदले दोनों तरफ हमें क्या करना है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। अब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख देते हैं। आंशिक रूप से अभी हमारा समीकरण पूरा संतुलित नहीं हुआ है, अभी आंशिक रूप से संतुलित हुआ है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए, Fe, हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया था। हमने चेंज किस में किया था, ऑक्सीजन में। तो देखिए, हमने ऑक्सीजन के आगे क्या लगाया है, 4। ये था यहाँ 4, इसलिए इसको 4 लगाया। यहाँ पर 4 पहले से ही था, यहाँ भी कुछ नहीं बदला है। अब अगले चरण में बढ़ते हैं, हम चरण 4 में देखते हैं। अब हाइड्रोजन को बराबर करने दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि हमें यहाँ हमने 4 लगाया है, इससे क्या बदला है, ऑक्सीजन तो 4 हो गई है, लेकिन साथ साथ क्या भी और क्या बदला है, हाइड्रोजन भी बदला है। तो हाइड्रोजन को भी अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कितनी हो गई, 4 2 जा 8। अब देखते हैं, देखिए, जैसे हमने ऑक्सीजन को
संतुलित करने के लिए सूची बनाई थी, उसी प्रकार हम हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए भी सूची तैयार करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु, अभिकारकों में हाइड्रोजन, उत्पाद में हाइड्रोजन, पहले कितने थे 8, 4H2O है, 8 हाइड्रोजन कैसे हो गए, इस 4 का गुणा किस में किया है 2 में, तो कितने हो गए 8। इधर 2H2 है क्योंकि ये लिखा है H2। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर अभिकारक तो पहले से ही 8 हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं 2, तो 2 में हम कितने का गुणा करें कि 8 हो जाए, 4 का गुणा करने से ये 8 हो रहा है, तो 4 2 जा कितने कर दिए हमने 8। अब समीकरण किस प्रकार हो गया देखें, Fe में हमने कोई चेंज नहीं किया आयरन में, यहाँ पहले ही हमने 4 लिख दिया है 4H2O, Fe3 पहले से ही ऐसा है, O4 वैसा ही है। अब हमें क्या बदलना पड़ा H2, तो क्या लगाने से 4 लगाने से, तो 4H2 हो गए हमारे, कितने हो गए यहाँ 8, यहाँ पर भी 8। अब देखें हम चरण 5 में, अब हमें Fe को संतुलित करना है। क्यों करना है, यहाँ एक Fe है और यहाँ कितने Fe हैं 3, तो क्या करना शेष रह गया केवल Fe को संतुलित करना। तो यहाँ पर 3 करने के लिए हम क्या लिख दें, केवल यहाँ 3। Fe को संतुलित करने के लिए हम बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, इधर 3 लिख दिया, अब 3 Fe हो गए, 4 दूनी 8, 8 यहाँ हाइड्रोजन हैं, ये 4 O हैं, इधर भी 3 Fe हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ थे, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ हैं, यहाँ भी हैं। तो हमें क्या देखने में आ रहा है कि दोनों तरफ हमारे परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। चरण 6 में हम अंत में दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं को देखते हैं कि यह दोनों तरफ संतुलित है या नहीं है। अभी हमने देख लिया कि यह संतुलित है। अब चरण 7 में हमारे समीकरण को पूरा करने की स्टेप है। चरण 7 में हम इस चरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की गैस, द्रव, जलीय एवं ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G फॉर क्या हो गया गैस, L फॉर लिक्विड द्रव, AQ मतलब जलीय विलयन, यदि हम पानी में कोई विलयन बना रहे हैं घोल के तो हम उसको जलीय विलयन बोलेंगे। ठोस मतलब सॉलिड, S से दर्शाया जाता है। अब उपरोक्त दिया गया समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, आयरन सॉलिड है, S लिखा, H2O गैस क्यों लिखा है, नीचे लिखा है उसके बारे में। Fe3O4 ये भी सॉलिड है इसलिए हमने S लिखा है, और H2 गैस है इसलिए हमने G लिखा है। अब H2O के साथ G चिन्ह क्यों लगाया है, क्योंकि यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। थैंक यू।